बच्चों, आज प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा रचित भाषा और आधुनिकता शीर्षक से या पाठ से ये गद्यांश आपको पढ़ाया जाएगा। भाषा और आधुनिकता के संदर्भ में आज लेखक इस तथ्य पर बल दिया है कि जिस प्रकार सौंदर्य में नवीनता होनी चाहिए, उसी प्रकार से भाषा में भी नवीनता होनी चाहिए। किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए नृत्य नवीनता की आवश्यकता होती है। लेखक कहना चाहता है कि किसी भी क्षेत्र में रमणीयता अर्थात सुंदरता लाने के लिए नित्य अर्थात प्रतिदिन नवीनता की आवश्यकता होती है। इसी को दृष्टि में रख करके महाकवि माघ ने कहा है कि छड़े छड़े यनन नवताम उपेति तदेव रूपम रमणीयतया। क्षण क्षण में जो नवीनता होती है वही रूप रमणीय या सुंदर होता है। तो इस संदर्भ में इन्होंने अपने जो विचार रखा, उसी विचार के आधार पर लेखक ये कहता है या लेखक बताना चाहता है कि रमणीयता और नित्य नूतनता अन्यों आश्रित है। भाषा की नवीनता ही अर्थात रमणीयता और नित्य नूतनता जो है यह एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जो वस्तु रमणीय होगी वह नवीन भी होगी और जो नवीन होगी उसकी रमणीयता भी रहेगी। इस प्रकार लेखक बताना चाहता है कि नवीनता और रमणीयता अर्थात सुंदरता एक दूसरे पर आश्रित ही है, अर्थात वह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। बिना रमणीयता के कोई भी वस्तु महत्वपूर्ण नहीं हो सकती है, उसकी मौलिकता की मान्यता नहीं मिल सकती है। इस प्रकार किसी भी कलाकार की रचना में व्याप्त नवीनता ही उसकी मौलिकता का प्रमाण होता है, सबसे बड़ा प्रमाण होता है। इस नवीनता के होने पर ही समाज उस रचना के प्रति आकर्षित होता है। वास्तविकता यह है कि मौलिक साहित्यकार और कलाकार की रचना के में कुछ न कुछ नवीनता अवश्य होती है। यदि कोई कलाकार या साहित्यकार अपनी रचना को नवीन या मौलिक दृष्टि नहीं दे सकता तो उसकी रचना को सामाजिक स्वीकृति नहीं मिल सकती है। जिस प्रकार से पिछड़ी हुई सड़ी गली जो रूढ़ियां हैं, पिछड़ी हुई जो रूढ़ियों से ग्रस्त समाज प्रगति नहीं कर सकता, उसी प्रकार से पुरानी रीतियां और परंपराओं और शैलियों में जकड़ी हुई भाषा भी समाज में आदर प्राप्त नहीं कर पाती, क्योंकि यह युग के अनुरूप जन चेतना उत्पन्न करने में असमर्थ होती है। नवीन विचारों और वैज्ञानिकता से परिपूर्ण भाषा ही समाज में प्रतिष्ठित हो सकती है। समय की मान्यताओं के अनुसार कुछ शब्दावलियां तथा शैली को स्वीकार करने वाली भाषा ही सुंदर हो सकती है। सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान के विकास के फलस्वरूप जो वैचारिक क्रांति होती है, जिसे हम युग चेतना के नाम से जानते हैं,
उसकी सफल अभिव्यक्ति का एकमात्र सशक्त माने प्रभावशाली माध्यम भाषा ही होती है। कोई भी भाषा ऐसी सशक्तता तभी प्राप्त कर सकती है जब वह अपने युग के अनुरूप सटीक और चित्रपूर्ण नए मुहावरों को ग्रहण कर सके। भाषा का एकमात्र उद्देश्य नहीं है, यही है भाषा का एकमात्र उद्देश्य यही है कि वह समाज में लोगों के भावों और विचारों को सरलता से एक दूसरे तक पहुंचा सके। इसके अतिरिक्त उसका समाज में अन्य कोई उपयोग ही नहीं है। आगे लेखक बताना चाहता है कि भाषा का सर्वप्रमुख उद्देश्य समाज के भावों की अभिव्यक्ति को सरल बनाना ही है। इसके अलावा भाषा की कोई अन्य आवश्यकता अनुभव नहीं की जाती। भाषा की यह उपयोगिता तभी सार्थक होती है जब वह समसामयिक चेतना की अनेक कठिनाइयों को दूर कर विचारा व्यक्ति को सरल बना सके। यह कार्य तभी संभव है जब कोई भाषा विभिन्न संस्कृतियों अथवा जातियों के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप उससे संबंधित विभिन्न भाषाओं और बोलियों के शब्दों को सहज रूप ग्रहण कर लेता है। यदि नवीन शब्दों के लिए हमारी भाषा में कोई सरल या उपयुक्त पर्यायवाची शब्द या दूसरे शब्द हैं तो हम उनके लिए उनका प्रयोग कर सकते हैं। लेखक यह कहना चाहता है कि अगर वो शब्द उसके स्थान पे नहीं मिल रहे तो हम दूसरा शब्द नहीं मिल रहा तो हम उन्हीं शब्दों को प्रयोग किया जा सकता है। मगर यदि उपयुक्त पर्यायवाची भाषा में न हो तो इसके लिए बलात् पर्यायवाची गणने की आवश्यकता नहीं है, न ही इन शब्दों के प्रयोग में परहेज करने की जरूरत है। ऐसी स्थिति में उन शब्दों को ग्रहण करने से तो उसकी भाषा की ग्राह्यता और भाव संप्रेषणा में वृद्धि होती है और अन्य भाषा भाषियों के लिए भी भाषा ग्राह्य होती है। और इसके साथ ही साथ लोगों को भावों को या विचारों को समझने में सरलता प्राप्त होती है। लेखक ने इन में देखा इस गद्यांश में कि भाषा के विकासशील स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उसकी नवीनता को आवश्यक माना और साथ ही साथ भाषा वही श्रेष्ठ होगी जो इन युग के अनुसार भावों को ग्रहण कर सके और समाज में चेतना जागृत कर सके। और अगली बात, भाषा को उपयोगी और सर्वग्राह्य बनाने के उपाय पर प्रकाश डाला है और अन्य भाषा के शब्दों के इनके रूप में ग्रहण करना ही भाषा का मूल्य उद्देश्य होता है। इसके बाद अगली लाइन है, भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं, उसकी स्वतः सिद्ध एक सहज गति है जो सदैव नित्य नूतनता को ग्रहण करने में लगती है। लेखक बताना चाहता है कि जो भाषा है म्यूजियम अर्थात एक वस्तु है, करेंगे मतलब जिसमें निष्प्राण वस्तुएं रखने से उसका स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, वैसे कि वैसे वो बनी रहती हैं। तो कह रहा है कि भाषा उसी प्रकार से उस म्यूजियम में रखने की वस्तु नहीं है
क्योंकि यह परिवर्तनशील होती रहती है और उस एक स्वाभाविक स्वतः सिद्ध एक सहज गति है, स्वाभाविक रूप से वो परिवर्तन होती रहती है और सदैव जो है उसमें नवीनता को ग्रहण कर आगे बढ़ती रहती है, आगे चलने वाली होती है। इसके बाद अगला जो गद्यांश है, भाषा संस्कृत का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निश्चित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। अर्थात लेखक बताना चाहता है कि भाषा संस्कृत का अभिन्न अंग है, क्योंकि संस्कृत की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही है। संस्कृत की रचना और विकास ये परंपराओं के द्वारा होता है। परंपराएं क्योंकि परिवर्तनशील होती हैं, इसलिए संस्कृत भी कभी एक जैसी नहीं रहती, वह भी परंपराओं की तरह बदलती रहती हैं। तो इस रूप में हम कह सकते, इस तरह हम कह सकते हैं कि संस्कृत गतिशील होती है। संस्कृत की इस गति को विज्ञान की प्रगति के परिणाम स्वरूप होने वाले जो प्रतिदिन नए आविष्कार हैं अधिक तेजी से कर सकते हैं। तो विज्ञान की प्रगति के कारण हमारे सांस्कृतिक जो परिवेश है उसमें भी परिवर्तन आना अनिवार्य है और यही परिवर्तन क्योंकि हमारे दैनिक जीवन का अंग होते हैं, अतः उनकी अभिव्यक्ति के लिए अपनी भाषा के जो परंपरागत प्रतिमान को त्याग करके अथवा उसमें कुछ संशोधन या सुधार करके करना पड़ता है, क्योंकि भाषा की जो परंपरागत सामर्थ्य उस परिवर्तित नवीनता को व्यक्त करने में समर्थ नहीं होती है। हमें विज्ञान के इन प्रयोग और जीवन में आए बदलावों को व्याप्त करने के लिए नए शब्दों की खोज करनी पड़ती है अथवा उसके लक्षणों के अनुरूप नए शब्दों का निर्माण करना पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सांस्कृतिक परिवर्तन अथवा विकास हमारी भाषा को प्रभावित अवश्य करते हैं। इसके बाद इसके आगे अगला जो गद्यांश है, इसमें यह बताया गया कि भाषा में परिवर्तन कैसे संभव है। अब ये प्रश्न उठता है कि भाषा में परिवर्तन कैसे संभव है। यत्न साध्य अथवा सहज सिद्ध। यत्न साध्य से लेखक बताना चाहता है कि भाषा में जो परिवर्तन होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। एक तो यत्न साध्य अर्थात जो प्रयास के द्वारा सिद्ध होता है, अथवा सहज सिद्ध अथवा स्वाभाविक रूप से परिवर्तन होते रहते हैं। लेखक का यत्न साध्य से मतलब है कि भाषा को युगानुकूल बनाने के लिए किसी विशेष व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह का प्रयत्न होना ही चाहिए। और सहज सिद्ध से आशय यह है कि भाषा की यह गति स्वाभाविक होने के कारण यह किसी प्रयत्न विशेष की अपेक्षा नहीं होती है। अर्थात जो सहज सिद्ध प्रयास है इसमें व्यक्ति विशेष के यत्न अर्थात उनके प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है और वह स्वाभाविक गति होने के कारण वह बिना किसी प्रयास के उसमें परिवर्तन होता रहता है। यदि उपलब्ध भाषा वैज्ञानिक आधारों का पर्याप्त अनुशीलन करें, लेखक बताना चाहता है कि जो उपलब्ध भाषा वैज्ञानिक आधारों का जो पर्याप्त माने उसका अनुशीलन अर्थात उस पर विचार विशेष अध्ययन करें,
तो पहली बात ही यत्न सत्य सिद्ध होगी। पहली बात अर्थात यत्न साध्य, वही जो है सत्य सिद्ध अर्थात प्रमाणित सिद्ध होती है। चूंकि 18वीं शताब्दी में अंग्रेजी भाषा ने और 20वीं शताब्दी में जापानी भाषा ने इस नवीनीकरण की पद्धति को अपने कोशिशों से, अपने प्रयासों से इसको पूर्ण बनाया था या संपन्न बनाया था। हर भाषा की अपनी खास प्रवृत्ति होती है। शब्द निर्माण तथा अर्थ ग्रहण की दिशा में उसका अपना रुख, अलग रुख होता है। उस विशेष प्रवृत्ति के माने विशेष गुण के रुख को ध्यान में रख करके ही बिना उस भाषा की मूल आत्मा को विकृत अर्थात बिगाड़े बिना बिगाड़े अर्थात आत्मा को विकृत बनाए, अर्थात हम अन्य भाषागत शब्दों को स्वीकार कर सकते हैं। इसका मतलब उसकी मूल आत्मा और साथ मूल भावों को व्यक्त करने वालों बिना उसको बिगाड़े हम अन्य भाषागत शब्दों को, अन्य भाषाओं में आने वाले जो शब्द हैं उनको स्वीकार कर सकते हैं। चंद रूपगत परिवर्तनों अर्थात कुछ रूपगत परिवर्तनों के साथ यह काम एशिया और अफ्रीका जैसे वैज्ञानिक एवं साहित्य सृजन की दिशा में पिछड़े हुए देशों में और भी सत्वर अर्थात बड़ी शीघ्रता से के साथ प्रयास होने चाहिए। देशों में इसका बड़ी शीघ्रता के साथ प्रयास हो रहा है और इसकी अत्यंत आवश्यकता भी है। अर्थात लेखक अंत में बताना चाहता है कि एशिया और अफ्रीका जैसे अब वैज्ञानिक उस साहित्य निर्माण की दिशा में पिछड़े हुए देशों में भी शीघ्रता के साथ प्रयास होना चाहिए और इस समय इसी भाव की, इसी कार्य की, इसी प्रयास की अत्यंत आवश्यकता भी है। आज मैं इन्हीं गद्यांशों के साथ मैं इस पाठ को समाप्त करता हूँ। इस पाठ अर्थात इस आज के अध्ययन की कार्यक्रम मैं समाप्त करता हूँ। इसके आधार पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन्हीं गद्यांशों के आधार पे जो इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, जो यह अनिवार्य रहता है। दूसरा प्रश्न, रमणीयता और नित्य नूतनता किस प्रकार अन्योआश्रित हैं अर्थात एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार नित्य नूतनता किसे सूचित करती है। और अगला प्रश्न, जनता या समाज द्वारा कोई चीज स्वीकार क्यों नहीं है। समाज किन से जकड़े जाने पर आगे नहीं बढ़ सकता। अगला प्रश्न है, भाषा किसका एक सशक्त माध्यम है। उसके बाद अगला गद्यांश भाषा सामाजिक से लेकर निर्भर करती तक। इस गद्यांश के आधार पर पहला प्रश्न, भाषा में कहाँ से आए हुए शब्दों का प्रवेश होता है। अगला प्रश्न है, किसी भी भाषाभाषी को किस बात में आपत्तियां नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भाषा की सजीवता किस बात पर निर्भर करती है। फिर इसके बाद अगला जो गद्यांश है, भाषा स्वयं संस्कृत से लेकर महती आवश्यकता तक। इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न, भाषा स्वयं संस्कृत का अटूट अंग है, अंश की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है, संस्कृत कहाँ से निकलती है, उसके क्या क्या गुण हैं।
अगला प्रश्न है, भाषा के परंपरागत प्रयोग किसके लिए पर्याप्त नहीं है? अंतिम प्रश्न है, नए गद्यांशों की खोज क्यों आवश्यक है? आज इन प्रश्नों के साथ जो प्रश्न आपको बताए गए ये गद्यांशों के ही आधार पर हैं। गद्यांश को आप पढ़ें और इन प्रश्नों का उत्तर जो है आपको सरलता से प्राप्त हो जाएंगे। आज मैं इसी के साथ मैं पढ़ाने के कार्यक्रम को समाप्त करता हूं और शेष अगले दिन पढ़ाया जाएगा।